Hello friends, this is CA Karun Nagpal. In our last video, we discussed section 29 preparation of information memorandum. अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन 29A जो कहता है कि कौन लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। कौन लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। तो इसमें बात करी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होते हैं? जिन्होंने बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन जिनके अगेंस्ट फाइल हो चुकी है बट उनको कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया और वो डिस्चार्ज नहीं हुए। विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर जिन्होंने जानबूझकर पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट किया है आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर, बैंक से लोन लिया और नहीं पे करा। और ऐसे लोग जिनका अकाउंट एनपीए हो चुका है और 1 साल तक एनपीए रहा, एनपीए क्लासिफाई कर दिया एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई और 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने पैसा नहीं दिया, वो भी इस प्रोविजन के अंडर सेक्शन 29 के अंडर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। लेकिन वो क्वालिफाई हो सकते हैं अगर वो अपना जो बैलेंस है अलोंग विद इंटरेस्ट, ओवरड्यू अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर दें तो वो एलिजिबल बन सकते हैं। लेकिन फिर ये प्रोवाइजो ऐड किया गया इसमें, जिसमें कहा गया कि ये फाइनेंशियल एंटिटी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेंट अगर फाइनेंशियल एंटिटी होगा तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो रिलेटेड पार्टी हम बात कर चुके हैं पहले डेफिनेशन में। एक्सप्लेनेशन में कहा गया रिलेटेड पार्टी शैल नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल एंटिटी। अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल एंटिटी जो कि जस्ट बाय कन्वर्जन ऑफ द डेट इनटू इक्विटी ऐसा कुछ हुआ है तो वो फाइनेंशियल एंटिटी भी रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी। और इसमें कहा गया वेयर द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज एन अकाउंट जो कि एनपीए है और वो एक्वायर हुआ है किसी पुराने रेजोल्यूशन प्लान में, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जैसे कि ए कंपनी है, ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थी बी कंपनी के लिए जो कि सीडी था पहले। तो यहाँ पे इसने रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करी थी और बी को एक्वायर किया था और बी के कुछ एसेट्स कुछ लोन जो थे एनपीए थे और एक्विजिशन के बाद बी के सारे लोन्स एनपीए ए में ऐड हो गए। अब ए जो है दोबारा से इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है सी की, और सी की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के लिए हमने कहा डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसके ए के अकाउंट जो है एनपीए नहीं होने चाहिए और एनपीए 1 साल तक हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ए। लेकिन क्योंकि ए ने एक्वायर किया था बी को पहले, तो बी की वजह से ए के पास एनपीए अकाउंट आए, इसलिए यहां पे कहा गया कि 3 साल तक हम छूट देते हैं ए को कि 3 साल तक ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। लेकिन अगर 3 साल इस प्रोसेस को, एक्विजिशन को जो ए ने बी का किया उससे ज़्यादा हो गए और फिर भी एनपी है तो फिर उस केस में ए जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लॉज डी में बात करी गई कि ऐसा कोई जिसके अगेंस्ट 2 साल की, जिसको 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा कहाँ? एक्ट अंडर एक्ट स्पेसिफाइड इन 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में कुछ ऐसे एक्ट्स जो फाइनेंशियल एक्ट्स हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह, कंपनीज एक्ट, तो इसमें अगर किसी को 2 साल से ज़्यादा की सजा हो गई तो वो डिस्क्वालीफाइड है। या दूसरा पॉइंट कहा गया कि 7 साल की सजा, 7 साल की सजा किसी और एक्ट में इनके अलावा, तो ये भी प्रोविजन डी में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट में 2 साल की सजा काट के आता है तो उसको कहा गया 2 साल का कूलिंग पीरियड देते हैं हम, 2 साल का कूलिंग पीरियड देते हैं। 2 साल के कूलिंग पीरियड के बाद आफ्टर 2 इयर्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर इम्प्रिजनमेंट से आ जाता है और 2 साल के बाद वो क्वालिफाई हो जाएगा। और ये जो है प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू कनेक्टेड पर्सन। अभी हम बात करेंगे नीचे कनेक्टेड पर्सन कौन कौन है, तो उससे आगे बढ़ते हैं। क्लॉज ई में कहा गया डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज ए डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट। अगर उसने पिछले सालों की एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी गई आरओसी के पास तो वो कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो अगर वो कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालीफाइड है तो यहां भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बनाएंगे उसको, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता।
फिर इसमें प्रोविजन डाला गया कि दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू कनेक्टेड पर्सन। तो अभी हम नीचे बात करेंगे कनेक्टेड पर्सन कौन कौन है, होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह उसमें आते हैं। इसके बाद कहा गया क्लॉज एफ में, अगर उसको सेबी ने प्रोहिबिट किया है ट्रेडिंग के लिए, सेबी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अगर कुछ ऐसा इनसाइडर ट्रेडिंग या कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हुए वो पाया गया हो पास्ट में, तो सेबी प्रोहिबिट कर देता है। अगर सेबी ने प्रोहिबिट किया उसको तो भी वो यहाँ पे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। अगर कोई हैज बीन, अब क्लॉज जी में कहा गया हैज बीन अ प्रमोटर और इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर वेयर प्रेफरेंशियल, तो अभी हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है। प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करी है, कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व है तो वो भी इसमें नहीं आएगा, मतलब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। और ये कहा गया कि ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, कब नहीं होगा, शैल नॉट अप्लाई इफ द प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन, एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस प्रायर टू द एक्विजिशन। सपोज हमने जैसे पहले एग्जांपल लिया, ए एक्वायर कर रहा है बी को और बी में कोई ट्रांजैक्शन हुई है और ए ने एक्वायर कर लिया, तो बी की जो वो ट्रांजैक्शन थी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, उसके लिए ए लायबल नहीं होगा। सो यही बात इसमें लिखी गई, एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट परसुएंट टू द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर दिस कोड और अ स्कीम अप्रूव्ड बाय द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और कोर्ट। तो अगर ऐसे सिनेरियो में हमारा ए जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। एच क्लॉज में कहा गया, अगर उसने कोई गारंटी दी है इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर और उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल हो गई है, एडमिट हो गई है, तो भी वो नहीं कर सकता। तो पर्सनल गारंटर जो है प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए हैं, उसकी रेगुलेशन बन चुकी है, 2019 दिसंबर में बनी, तो वो भी नहीं होगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। क्लॉज आई में बात की गई, अगर वो डिसेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए टू एच, ऊपर ए टू एच अभी तक जितने भी हमने क्लॉज पढ़े इनमें से आउटसाइड इंडिया भी है, यहां पे कीवर्ड देखिए आप, आउटसाइड इंडिया भी है, किसी और कंट्री में भी अगर ए टू एच में डिस्क्वालीफाई होता है तो भी वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। और अगर वो कनेक्टेड पर्सन है, यहां पे कनेक्टेड पर्सन आ जाता है क्लॉज जे में, कनेक्टेड पर्सन, तो भी वो ए टू आई में एलिजिबल नहीं है ऊपर वाले सारे क्लॉज में। अब हम बात करते हैं कनेक्टेड पर्सन कौन है। कनेक्टेड पर्सन कौन है, जो प्रमोटर है या मैनेजमेंट कंट्रोल में है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के केस में, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का प्रमोटर और मैनेजमेंट कंट्रोल में है तो वो कनेक्टेड पर्सन हो जाएगा। Any person who shall be the promoter or in the management control of the business of CD during the implementation of resolution plan, तो CD का भी promoter management control वाली पोजीशन में है तो वो भी connected person हो जाएगा। और holding company, subsidiary company, associate company और related party, वो सब ही इस clause में cover हो जाएंगे connected person में। और आगे प्रोवाइजो डाला गया, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लॉज 3, क्लॉज 3 कौन सा है, क्लॉज 3 होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी शैल अप्लाई टू ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वेयर सच एप्लीकेंट इज अ फाइनेंशियल एंटिटी। अगर ऐसा कुछ है, फाइनेंशियल एंटिटी है, तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा फाइनेंशियल एंटिटी के केस में। प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंटिटी शैल नॉट बी ए रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी ना हो। लेकिन फिर आगे बताया गया, रिलेटेड पार्टी शैल नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल एंटिटी जो कि डेट इक्विटी में कन्वर्ट होने की वजह से बनी है, तो वो नहीं आएगी। इंसॉल्वेंसी कमेंस होने से पहले अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि डेट कन्वर्ट होके इक्विटी मिलके वो रिलेटेड पार्टी बन जाता है फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटी, तो उसको हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया, अब फाइनेंशियल एंटिटी, हमने कई बार बात करी फाइनेंशियल एंटिटी है क्या चीज, तो फाइनेंशियल एंटिटी बोला गया शेड्यूल्ड बैंक, जो कि आरबीआई के शेड्यूल में बैंक्स हैं, मोस्टली सभी बैंक्स हैं, अनलेस वो बहुत छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह नहीं है या छोटे बैंक नहीं है। एनी एंटिटी रेगुलेटेड बाय फॉरेन सेंट्रल बैंक, यानी बैंक ऑफ अमेरिका भी यहाँ कवर हो जाता है।
डॉइश बैंक भी यहाँ कवर हो जाता है। किसी और फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर ऑफ ए जुरिडिक्शन आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर के जुरिडिक्शन में भी आता है तो वो इसमें हमें फाइनेंशियल एंटिटी मानेंगे उसको। इन्वेस्टमेंट व्हीकल, रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट, इन सभी को हमने कहा ये सब फाइनेंशियल एंटिटी की कैटेगरी में आती हैं, जो कि ये डिफाइंड है अंडर फेमा। तो ये सब फाइनेंशियल एंटिटी मान ली जाएगी। इसके अलावा जो सारफेसी के में हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो बनी वो भी हमारी फाइनेंशियल एंटिटी हो जाएंगी। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी फाइनेंशियल एंटिटी हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि सच कैटेगरी ऑफ पर्सन वो भी फाइनेंशियल एंटिटी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 के बारे में। इसके बाद हमें पता चल गया कि कौन लोग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, हमें पता चल गया कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कैसे बनाना है। अब हम करते हैं बात सेक्शन 30 में जो बात करता है रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करेगा, एक प्लान सबमिट करेगा, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, उसके पास सारी सीडी की डिटेल्स आ गई। सो व्हाट ही विल डू, ही विल सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान करेगा। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या एक होगा? नहीं, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मल्टीपल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सब सेक्शन 29A में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें ना आते हों। तो सारे के सारे क्वालिफाइड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, उसके साथ वो एक एफिडेविट देंगे। एफिडेविट में लिखा जाएगा कि वो एलिजिबल हैं 29A में, इसका मतलब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। तो वो हमने उनसे एफिडेविट ले लिया और वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये पास करेंगे प्लान अपना। और किसके बेसिस पे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये हम बात कर ही चुके हैं ऊपर, सेक्शन 29 में हमने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया था। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल एग्जामिन ईच रेजोल्यूशन प्लान रिसीव्ड बाय हिम। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा एग्जामिन, उनको देखेगा। क्या देखेगा? उसमें देखेगा कि उसमें जो हमारी CIRP कॉस्ट थी उसका प्रोविजन दिया गया है या नहीं। तो सबसे पहला जो था हमारे को CIRP कॉस्ट रिकवर करनी है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो ऐसा नहीं करेगा ना कि सारी सबको रीपे हो जाए और बाद में वो ले बचा हुआ। तो सबसे पहले, क्योंकि इस कोड में सबसे पहली प्रेफरेंस जो है IP को RP की फीस को दी गई और CIRP प्रोसेस कॉस्ट को दी गई, तो वो उसमें प्रायोरिटी उसमें दी गई है या नहीं दी गई, प्रोविजन दिया गया है या नहीं दिया गया। उसके बाद देखेगा क्लॉज B में है प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। सो पहले इसमें था ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेट जो है वो पे करेगा, लेकिन वो डेट लिक्विडेशन के टाइम जो उनको पैसा मिलना है उससे कम नहीं होने चाहिए। बट इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसमें इसलिए अपडेट आया 2019 में। तो इसमें लिखा गया कि, देखते हैं क्या लिखा गया, कि अमाउंट टू बी पेड टू सच क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेटर अंडर सेक्शन 53 में वाटरफॉल मैकेनिज्म है, जहां पे पेमेंट कैसे कैसे किस किस को पहले कैसे मिलेगी। और इसमें कहा गया कि अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड टू सच क्रेडिटर इफ द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द रेजोल्यूशन प्लान हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एज डिफाइंड अंडर 53। तो हमें इसमें कहा गया इन दोनों क्लॉज में जो ज्यादा होगा वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को मिल रहा है। तो क्लॉज 1 में लिक्विडेशन के टाइम अगर लिक्विडेशन हो गया है और उसकी में जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो, या जो उनकी प्रायोरिटी डिफाइंड है 53(1) में ऑर्डर डिफाइंड है, हम आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ऑर्डर डिफाइन है, उस ऑर्डर में अगर इनको पेमेंट मिलेगी तो इन दोनों में से जो ज्यादा होगा विच एवर इज हायर, यहाँ पे देखेंगे विच एवर इज हायर, तो वो इसमें प्रोवाइड फॉर किया गया है या नहीं किया गया। और जो लोग जो फाइनेंशियल क्रेडिटर
जो फाइनेंशियल, अभी हमने बात करी ऑपरेशनल क्रेडिटर की, इसके अलावा फाइनेंशियल क्रेडिटर जो हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है इस प्लान से, जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया रेजोल्यूशन प्लान के, तो उनको प्रोवाइड फॉर किया गया ऐसा रेजोल्यूशन प्लान में कि उनको अमाउंट उनका मिल जाए। सो शैल नॉट बी लेस देन अमाउंट टू बी पेड टू सच क्रेडिटर। तो रेजोल्यूशन प्लान में इस तरीके से बनाया गया जो डिसेंडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं उनको भी पैसा मिल जाए उनका, जो कि उनको एज पर सेक्शन 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म बोलते हैं हम इसको, उसके हिसाब से उनको भी पैसा मिल जाए। सो इसमें आगे क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल बी फेयर एंड इक्विटेबल टू सच क्रेडिटर। सो फेयर एंड इक्विटेबल करना है। और for the purpose of this clause it is declared that on and from the date of commencement of insolvency and bankruptcy code 2019 this clause shall also apply to corporate insolvency resolution process of corporate debtor where so ये explanation इसलिए डाला गया क्योंकि ये वाला जो clause था ऊपर वाला जिसमें हमने ऑपरेशनल क्रेडिटर को बी क्लॉज था, ये बाद में ऐड किया गया। तो हमने कहा ये क्लॉज जो पुरानी एप्लीकेशन चल रही हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन डाली गई। शैल ऑल्सो अप्लाई टू किसके ऊपर, जो कि ऑलरेडी प्लान जो है अप्रूव नहीं हुआ, अभी पेंडिंग चल रही है लिटिगेशन, और जिसके अगेंस्ट अपील फाइल की गई है सेक्शन 61 और 62 में, जो कि अपील हम आगे पढ़ेंगे अपील के बारे में भी। और लीगल प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर किसी केस में मतलब पेंडिंग अगर आपका केस चल रहा है तो पेंडिंग केस जो है, पेंडिंग केसेस जो इंसॉल्वेंसी के थे उसमें भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। हम देखेंगे कि उनको लिक्विडेशन के टाइम या 53(1) के अकॉर्डिंग जिसमें से जो भी ज़्यादा है वो मिल रहा है, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं जिन्होंने वोट किया अगेंस्ट तो उनको भी पेमेंट मिल रही है एज पर सेक्शन 53। इसके बाद क्लॉज सी जो है हमारा वो कहता है प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीडी। अब जो है कि अगर प्लान अप्रूव हो जाता है तो सीडी के अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा। अभी तक तो आरपी कर रहा था, तो अब उसको मैनेज करने के लिए भी उस प्लान में प्रोविजन है कि इसके अफेयर्स कौन मैनेज करेगा। क्लॉज डी में कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा, कौन देखेगा इसको, और डज नॉट कंट्रावीन टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो किसी लॉ के प्रोविजन को कंट्रावीन ना करे ये भी देखा जाएगा। और कंफर्म टू सच अदर रिक्वायरमेंट एज में बी स्पेसिफाइड, और बोर्ड बताएगा जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बोर्ड ने क्या बताया, तो वो सारे प्रोविजन भी कंप्लाई करे। तो रेजोल्यूशन प्लान में हमने देखा कि मोटा मोटा इसमें क्या है, CIRP कॉस्ट और ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर का ध्यान रखा जाए। जो डिसेंडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, क्योंकि जिन्होंने फेवर में वोट दिया था वो तो चाह ही रहे हैं कि ये प्लान इंप्लीमेंट हो, तो जो जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया उनका ध्यान रखा जाए। और ये जो प्लान है ये मैनेजमेंट कैसा हो सीडी का, उस प्लान एक्सेप्ट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद कौन करेगा, कैसे करेगा, और उसके बाद कौन सुपरवाइज करेगा इस प्लान को, और ये किसी प्लान ये जो प्लान है किसी लॉ को कॉन्ट्रावीन ना करे, और सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। इसमें भी एक्सप्लेनेशन डाली गई क्लॉज ई में कहा गया इफ एनी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर किसी भी केस में अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर से तो ऐसा मान लिया जाएगा कि शेयर होल्डर डीम टू हैव बीन गिवन एंड इट शैल नॉट कॉन्ट्रावीन दी प्रोविजन। सो अदरवाइज तो इसमें बोला गया कि सारे लॉ का कंप्लायंस होना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट डाल दिया क्योंकि इस केस में कंपनी जो है रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो शेयर होल्डर्स हो सकता है ना करें वोट इन फेवर, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मान लिया जाएगा कि मिल गया। अब सबसेक्शन 3 जो है इस सेक्शन का हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 30 का सबसेक्शन 3 में लिखा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब इसके बाद क्या करेगा, ये जो प्लान आया उसने चेक किया सारे एक्ट्स को कंप्लाई कर रहा है,
प्रोवाइड फॉर किया गया उसमें CIRP कॉस्ट को प्रोवाइड फॉर किया गया है, डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर को, ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी जितना मिलना चाहिए उतना पैसा। तो फाइनेंशियल जो रेजोल्यूशन प्लान आया है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, इस प्लान को कमेटी ऑफ क्रेडिटर को प्रेजेंट करेगा अप्रूवल के लिए उनकी। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेगी अब इसको, सबसेक्शन 4 में कमेटी ऑफ क्रेडिटर में अप्रूव। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास आ गया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बाइंडिंग नहीं है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर डिस्कस करेगी इस प्लान को, कंसीडर करेगी, क्योंकि प्लान तो हो सकता है 4 आए हो, चारों को कंसीडर करेगी कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर में अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान बाय वोट ऑफ नॉट लेस देन 66%। यहाँ भी 66% वोट शेयर कमेटी ऑफ क्रेडिटर का होना चाहिए। 66% वोट शेयर के साथ उस प्लान को अप्रूव करेगी आफ्टर कंसीडरिंग इट्स फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। ऐसा नहीं कि किसी ने प्लान दे दिया, तो अभी वीडियोकॉन ग्रुप का प्लान, वीडियोकॉन मिस्टर धूत ने प्लान दिया तो वो प्लान वायबल ही नहीं था, तो वो 2032 तक पेमेंट उसमें की गई। तो इस तरीके का प्लान जो वायबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, वो प्लान जो है COC एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज्ड विच में ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। वो भी ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है 53(1) का, हालांकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी देख चुका है, COC की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि प्रायोरिटी 53(1) की फॉलो हो रही है, और जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर का है वो भी ये ध्यान रखें कि वो रियलाइज कर रहा है या वेव ऑफ कर रहा है। सो जो भी रिक्वायरमेंट बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी, तो COC की भी जिम्मेदारी है कि वो कंप्लायंस का ध्यान रखें। कमेटी ऑफ क्रेडिटर अब प्लान को रिजेक्ट भी कर सकती है, शैल नॉट अप्रूव द प्लान, अगर उसमें 29A की डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है। तो हमने फिर से जिम्मेदारी लगा दी, पहले हमने कहा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देखेगा 29A की, उसके बाद हमने कहा कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी एक एफिडेविट देगा कि मैं 29A में डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। फिर हमने उसके बाद फिर COC को भी कहा कि अगर 29A में डिस्क्वालिफाइड है तो उसका प्लान जो है रिजेक्ट कर दो, और दोबारा से, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ है शेल, इसका मतलब अगर COC को पता चलता है कि 29A में डिस्क्वालिफिकेशन है तो COC के पास ऑप्शन नहीं है, COC को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा और दोबारा से प्लान मंगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 29A की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हुई है NPA की वजह से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी NPA हो रखा था रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का, तो वो उसको 30 डेज का टाइम मिलेगा। 30 डेज का टाइम देगी COC कि 30 डेज में आप अपनी सारी पेमेंट कर दो, तो फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे, 29A की डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाएगी। इसके बाद कहा गया, प्रोवाइजो डाला, ये बोला गया कि ये जो 30 दिन हम दे रहे हैं, यहाँ पे 30 डेज का टाइम दिया गया, किसको, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर चुके हैं पहले ही, हमने प्लान मंगाया, प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिव्यू करा, उसके बाद COC को प्रेजेंट करा। अब COC ने देखा कि सिर्फ एप्लीकेंट के NPAs हैं, तो COC NPA रिमूव करने का ऑप्शन देगी, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बोलेगी कि आप 30 डेज के अंदर अंदर इसको रीपे कर दो और आप एलिजिबल बन जाओ। लेकिन इसमें जो 30 डेज का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे भी प्रोवाइजो डाल दिया इसमें कि जो टोटल पीरियड हमने स्पेसिफाई किया था ऊपर 330 डेज का, इसका ये 30 डेज का ये मतलब मत समझ लेना कि 330 में ऐड हो जाएंगे ना, हमें 330 डेज ही टोटल मिलेंगे, तो ये 30 डेज एडिशनल नहीं है, ये जो मिल रहे हैं ये इसी 330 का पार्ट है। तो ये हमने प्रोवाइजो डाला। आगे फिर प्रोवाइड फॉर किया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एलिजिबिलिटी अंडर 29A एज अमेंडेड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑर्डिनेंस shall apply to resolution applicant who has not submitted the resolution plan as on the date of commencement of insolvency code 18। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 29A का, जो अभी हमने अमेंड किया, वो जिन्होंने नहीं सबमिट किया उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो एलिजिबिलिटी 29A जिन्होंने नहीं सबमिट किया और बैंक्रप्सी IBC ऑर्डिनेंस 2018 तक, तो उनके ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा।
सब सेक्शन 5 हम बात करते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अब क्या करेगा। अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्लान सबमिट कर दिया, सबसे पहले आरपी को किया, आरपी ने रिव्यू किया, सीओसी के पास गया, सीओसी ने मीटिंग करी, 66% मेजॉरिटी ली, प्लान अप्रूव हो गया। सीओसी ने भी चेक करा 29A की डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, अगर इन केस नहीं है तो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को भी बुलाएंगे मीटिंग में। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मे अटेंड द मीटिंग ऑफ सीओसी। कौन सी मीटिंग अटेंड करेगा? जहां पे उसका प्लान रखा जाना है, जहाँ पे उसका प्लान डिस्कस हो रहा है, जो ऊपर मीटिंग हुई जहाँ पे सीओसी मीटिंग कर रही है उसका प्लान डिस्कस करने की, उस मीटिंग में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को भी बुलाया जाएगा। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो मीटिंग में जाए और अपना प्लान वहाँ पे जाके प्रेजेंट करे। लेकिन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को कोई भी वोट करने का राइट नहीं होगा जहाँ पे वो अपना प्लान प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन गया है वो अपना प्लान सबमिट कर रहा है, तो उस केस में वो वोट करेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया अनलेस सच रेजोल्यूशन प्लान इज ऑल्सो फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो जितना परसेंटेज, जितना उसका वोटिंग शेयर है उतना तो वो करेगा ही। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसेक्शन 6, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अब हमारा प्लान जो है सीओसी ने अप्रूव कर दिया 66% मेजोरिटी के पास। अब जो आरपी होगा रेजोल्यूशन प्लान लेके जाएगा और वो ए को एनसीएलटी को सबमिट कर देगा। अब आगे चलते हैं, एनसीएलटी क्या करेगा? सेक्शन 31, हमारा प्लान जो है वो अप्रूव हो गया। अब हम प्लान लेके गए एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने कहा अगर वो सेटिस्फाइड है, अब एनसीएलटी का क्या रोल आ जाता है? एनसीएलटी भी देखेगी कि रेजोल्यूशन प्लान जो सीओसी ने अप्रूव किया है ऊपर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 30 में सीओसी ने अप्रूव किया 66% मेजॉरिटी के साथ, वो जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है या नहीं करता। जो प्रोविजन है हमारे सेक्शन 30 के कि वो कंप्लायंट होना चाहिए, प्रोवाइड फॉर 53 का जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसमें आना चाहिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर डिसेंटिंग का ध्यान रखना चाहिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर को मिनिमम जो पेमेंट डिफाइंड है वो मिलनी चाहिए। तो वो सब चेक करेगा कौन? दोबारा से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि सारा कुछ ऑर्डर में है तो वो क्या करेगा? वो प्लान को अप्रूव कर देगा। और जो प्लान जो अप्रूव कर दिया वो सब बाइंडिंग होगा एम्प्लॉय, मेंबर, क्रेडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सभी के लिए वो बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा, उसको फिर अमेंड नहीं किया जा सकता। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लेकिन पास करने से पहले रेजोल्यूशन प्लान ये सेटिस्फाई करेगी दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का उसमें प्रोविजन है। ऐसा ना हो कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, वायबल ही नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से पहले हमने देखा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने चेक किया रेजोल्यूशन प्लान, फिर हमने अंडरटेकिंग ली कि वो डिस्क्वालिफिकेशन की, उसके बाद हमने सीओसी ने भी देखा कि वायबल है या नहीं है, प्लान इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद जब हम एनसीएलटी के पास लेके गए तो एनसीएलटी एक बार फिर से दोबारा चेक करेगी, एनसीएलटी देखेगी सारे प्रोविजंस कंप्लाई होते हैं सभी एक्ट्स के, और उसके बाद ही एनसीएलटी अप्रूव करेगी। लेकिन एक बार अप्रूव हो गया तो ये प्लान जो है बाइंडिंग होगा सभी के लिए, सीडी के, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, मेंबर्स हों, क्रेडिटर्स हों, सभी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी अथॉरिटीज़ के लिए प्लान बाइंडिंग होगा। अब आगे बात करते हैं सबसेक्शन 2 में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है कि रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कन्फर्म द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई नहीं करता तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो दो ऑप्शन है, रिजेक्ट या अप्रूव करने का, तो रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्ट अगर हो गया तो क्या होगा? लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अगर टाइम बचा है तो फिर दोबारा से मंगाने के लिए एनसीएलटी ऑर्डर कर देगा। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 1, अगर ऊपर अप्रूव कर दिया एनसीएलटी ने तो मोरेटोरियम जो है, हमने बात करी थी मोरेटोरियम की शुरू में, मोरेटोरियम मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं होगा, सब स्टैंड स्टिल हो जाएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। सेक्शन 14 हमने पढ़ा था, उस मोरेटोरियम का पीरियड खत्म हो जाएगा क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। अब रेजोल्यूशन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, तो रेजोल्यूशन प्लान
अप्रूव होने के बाद मोरेटोरियम ख़त्म हो जाएगा। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो अपने सारे रिकॉर्ड जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे होंगे वो बोर्ड को सबमिट कर देगा, बोर्ड के पास फाइल कर देगा डेटाबेस में उनके। तो उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, उसने सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करके बोर्ड के पास भेज दिया। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 जो कहता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल परसुएंट टू द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सबसेक्शन 1। जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करेगा, ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल। अप्रूवल किस चीज़ के, अब अप्रूवल हम दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो हमारे को डिफरेंट लॉ में डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास जाके अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनके एसेट अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, कंपनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्लान, और जो नए लोन है उसके लिए नए एग्रीमेंट्स, रीस्ट्रक्चरिंग होगी। तो वो सारी चीज़ें उसको रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को टाइम मिलेगा कि वो जाके सारी की सारी अप्रूवल्स ले ले। कितना टाइम मिलेगा, यहाँ पे बात करते हैं कितना टाइम लिखा गया, 1 साल मिलेगा। 1 साल के अंदर अंदर उसको सारा का सारा अप्रूवल्स लेनी है। और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अगर ऐसा कुछ प्रोविजन आ जाता है जिसमें कंपटीशन एक्ट आ जाता है तो वो भी उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कंपटीशन कोई बड़ी कंपनी जो है एक्वायर करती है सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सो अगर कंपटीशन एक्ट के अंडर कवर होते हैं तो वहाँ भी उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो हमारा ये था मोटा मोटा प्रोसेस। इसके बाद इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें CIRP रेगुलेशंस देखनी पड़ेंगी कि इसके अंदर कितने दिन में हमारे को पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, क्लेम्स कैसे इकट्ठे करने हैं, कितने दिन में करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 32 में। इसमें है अपील। अब जो प्लान अप्रूव हुआ इसमें कोई भी डिससेटिस्फाई हो सकता है, कोई भी अपील फाइल कर सकता है। अपील फ्रॉम एन ऑर्डर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान, जो कि NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, और किसी पार्टी को ऐसे लगता है कि ये प्लान जो है NCLT ने अप्रूव करा है तो ये मेरे अगेंस्ट है, सो वो क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। अपील का सेक्शन दिया गया अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 61। इसके अंदर बताया गया कि किन किन ग्राउंड्स पे अपील फाइल की जा सकती है। अब आते हैं सेक्शन 32A में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस कोड। इसका मतलब ये जो सेक्शन है 32A ये ओवरराइडिंग है, पूरा का पूरा कोड को ओवरराइड करता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस एंटायर कोड और एनी अदर एक्ट, यानी कि ये 32A जो है ओवरराइड करता है सारे एक्ट्स को। तो ये क्यों डाला गया, मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। पहले क्या हो रहा था, कंपनी ए ने एक्वायर करा, कंपनी ए ने, यहाँ समझ लेते हैं, कंपनी ए ने एक्वायर किया कंपनी बी को, राइट। बी कौन है, बी जो है वो CD है, बी को एक्वायर किया। तो ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई और कंपनी ए ने नेसेसरी अप्रूवल्स ले ली और अपने आप को बना लिया AB। तो AB कंपनी बन गई। इसके मर्जर के बाद जब B को एक्वायर कर लिया और B जो कंपनी थी इसके अगेंस्ट इसने बहुत सारी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज कर रखी थी, इसका फ्रॉड था और वो डिटेक्ट हुआ बाद में। अब क्योंकि ये कंपनी बन चुकी है AB और इसने एक्वायर कर लिया तो सारे के सारे फ्रॉड्यूलेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो AB के ऊपर चलेंगी। तो इसलिए AB अननेसेसरी, ए का तो मोटिव था कि मैं B की हेल्प करूं, इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करूं, तो इसने मर्ज करके एक कंपनी बना ली तो अननेसेसरी ये फंस गया, इसलिए सेक्शन 32A आया। तो 32A बात करता है, इसीलिए यहां कहा गया किसी भी एक्ट में और कहीं भी उसको हम ओवरराइड करते हैं जो लायबिलिटी है कॉर्पोरेट डेटर की, CD की, जो लायबिलिटी है CD की, कॉर्पोरेट डेटर की, फॉर एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ CIRP, जो CIRP प्रोसेस से पहले के ऑफेंस करे हुए हैं, उसने डिफॉल्ट्स करे हुए हैं या कुछ फ्रॉड्यूलेंट, एक्सॉर्शनेट, अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, शैल सीज एंड द CD शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, और CD को हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे।
for such an offence from the date of resolution plan has been approved by the adjudicating authority. adjudicating authority ने ऊपर सेक्शन 31 में अगर प्लान अप्रूव कर दिया तो उसके बाद हम सीडी को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, सीडी को छोड़ देते हैं. If the resolution plan result in the change in the management or control of the corporate debtor to a person who is not. अब हम देखिए, हमारे एग्जाम्पल में अगर हम ये ए बी को मर्ज कर देते हैं, हमने कहा ए और बी मर्ज होके ए बी बन गया. अब ए बी में सारे के सारे जो डायरेक्टर थे सी डी के वो यहाँ आ गए, तो क्या हमें लॉजिकली क्या हमें ए बी को के जो डिफॉल्ट थे वो हमें वेव ऑफ करने चाहिए? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टर जो हैं वो बी के मूव होके ए बी में आ गए. तो इसीलिए कहा गया अगर जो लोग हैं वो नए लोग हैं, यानी सारे के सारे लोग जो हैं वो ए के ही हैं, डायरेक्टर्स प्रमोटर्स ए के ही हैं ए बी नई कंपनी में, तो हम ए बी को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे. तो इसलिए लिखा गया resolution plan result in the change in the management or control of the CD to a person who was not, कौन नहीं था वो, who was not a promoter or in the management or control of CD. यानी पहले जो CD था इंसॉल्वेंसी से पहले उसका प्रमोटर या उसके मैनेजमेंट और कंट्रोल में नहीं था या उसके रिलेटेड पार्टी भी नहीं था, तो हम क्या करेंगे, जो कंसोलिडेटेड कंपनी होगी जो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा उसको हम उसके अगेंस्ट जितने भी इसके चार्जेस होंगे वो हम सीज कर देंगे. राइट. तो उसके बाद क्लॉज बी में बात की गई, कोई ऐसा जिसने कि कुछ गड़बड़ करी है और उसके अगेंस्ट अथॉरिटी के पास कुछ प्रूफ हैं तो वो भी उसमें पार्टी नहीं बनता. अब आगे प्रोवाइजो ऐड किया, प्रोवाइडेड दैट इफ ए प्रोसिक्यूशन हैड बीन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द CIRP प्रोसेस अगेंस्ट द CD इट शैल स्टैंड डिस्चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. रेजोल्यूशन प्लान के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे हम. लेकिन अब हमने फिर लेकिन लगा दिया और कहा प्रोवाइडेड that every person who was a designated partner as defined under LLP or officer as per the Companies Act was in any manner in charge of responsible for the to the corporate debtor for the conduct of its business or associated and investigating authority shall continue to be liable to be prosecuted and punished under the offense. तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ. इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया तो हम उसके पार्टनर या कंपनी के जो पुराने प्रमोटर्स या ऑफिसर्स जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी डिस्चार्ज कर रहे नहीं. तो अगर हमने हमारे एग्जाम्पल में कंपनी बी जो था सीडी था, कंपनी बी को कंपनी ए ने एक्वायर करा, तो कंपनी बी के जितने भी डायरेक्टर होंगे यहाँ पे, कंपनी बी के जो डायरेक्टर होंगे यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर होंगे इस कंपनी के, वो उन सबको हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ डिस्चार्ज कर रहे हैं इस कंपनी को और इसके सारे के सारे डायरेक्टर प्रमोटर को, प्रोवाइडेड ये जो टीम बनी है वो इन डायरेक्टर्स प्रमोटर में से नहीं आई, वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के हैं या कोई और नए लोग हैं, तो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया इसको. सबसेक्शन 2 में बात की गई, नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सीडी. जो सीडी की प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट भी एक्शन नहीं लेंगे. कब नहीं लेंगे? अगर वो प्रॉपर्टी है उसमें उस के केस में कुछ डिफॉल्ट्स हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, पहले ऑफेंस हुए हैं CIRP से पहले, तो वो उसके ऊपर भी हम छोड़ देंगे. अगर वो प्लान अप्रूव हो जाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है NCLT प्लान अप्रूव कर देती है तो हम छोड़ देंगे. लेकिन हम कब छोड़ेंगे? जब वो जो पर्सन एक्वायर कर रहा है वो हु वाज नॉट प्रमोटर, अगर वो प्रमोटर नहीं था सीडी का और इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सीडी, अगर वो सीडी के मैनेजमेंट और कंट्रोल नहीं देख रहा था और रिलेटेड पार्टी नहीं था, तब तो हम उसको छोड़ देंगे. और उसके अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास मटेरियल एविडेंस नहीं है, तो वो भी ऐसी उसके पास एसेट नहीं जा रहा, प्रॉपर्टी नहीं जा रही, तो हम वो ऑफेंस को वेव ऑफ कर देंगे, माफ कर देंगे. इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सीडी इन रिलेशन टू ऑफेंस
शैल इंक्लूड अटैचमेंट, सीजर, रिटेंशन। सो ये सब हो सकते हैं, तो ये सब हम छोड़ देंगे। अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो ये सारे के सारे ऑफेंस हम माफ कर देंगे, प्रोवाइडेड ये लोग ना, इनके पास ना आए, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजमेंट और कोई ऐसा बंदा जिसने वैसे ही गड़बड़ कर रखी थी, कोई ऑफेंस कर रखे थे, जिसके पास इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास एविडेंस है, अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव दैट पर्सन हैज कंस्पायर्ड दिस ऑफेंस। अब एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा गया, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड to bar an action against the property of any person other than CD। इसका मतलब ये नहीं है कि CD के अलावा, तो CD के अलावा कौन हो सकता है, गारंटर हो सकते हैं, और जिसने कोई कॉन्स्पिरेसी करी है उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। तो हमने कहा जो CD का एस्टेट रेजोल्यूशन प्लान में शामिल है, सिर्फ उसके अगेंस्ट जो भी ऑफेंस थे हम उसको वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अदरवाइज ऑफेंस कर रखे हैं या जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास एविडेंस है वो तो अपना काम करेंगे, उसको हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे, वो अपना काम पूरा करेंगे उसी तरीके से। अब सबसेक्शन 3 में लिखा गया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2 notwithstanding the immunity given in this section, the corporate debtor and any person who may be required to provide assistance under such law as may be applicable to the corporate debtor or person shall extend all assistance and cooperation to the authority or investigating authority। तो ये भी बता दिया गया, जिस बंदे को प्रोवाइड फॉर करना था सपोर्ट वो तो करता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि और काम भी और एक्शंस भी बंद हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर एक्शन जहाँ पे सीडी के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन थे, कोई सीजर था, तो उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा CIRP प्रोसेस खत्म होता है। इसको डिटेल में जानने के लिए हमें CIRP रेगुलेशंस देखनी पड़ेंगी। CIRP रेगुलेशन जो है बोर्ड ने बनाई है, IBBI ने बनाई है। तो CIRP रेगुलेशंस, इस कोड को ही आगे पावर दी गई IBBI को, तो हम आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 3 लिक्विडेशन प्रोसेस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर 330 डेज एक्सपायर हो जाते हैं तो NCLT के पास ऑप्शन नहीं रहता, लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना पड़ता है। COC भी जा सकती है NCLT के पास, कह सकती है कि लिक्विडेशन ऑर्डर पास करो, हमारे को कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं मिल रहा 330 डेज ख़त्म होने से पहले भी। और आगे हमारे पास फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी है। छोटी कंपनीज जिनके लिए हमें 330 डेज नहीं चाहिए तो हम उनको फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी भी करवा सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप you are liking my videos and I am able to make you understand the IBC, and thank you for watching my videos.